हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो आज की क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं बीएल की जो प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर की एग्ज़ाम होने वाली है। तो इसमें जैसा कि आपको पता ही है कि 85 क्वेश्चन में से मोस्टली आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने जो प्लेलिस्ट में देखा होगा, ये हमारा 10th मॉक टेस्ट है। तो इससे पहले जो 9th मॉक टेस्ट है, यानी कि टोटल 10th जो 10 वीडियो जो है, ये आप अच्छे से कर लो तो आपका रिटर्न एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चंस होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरे अच्छे से नोट के साथ इसे देखना। फॉर पीडीएफ और मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च करना हार्डवर्क लिमिटेड, ये आपको वहां पर मिल जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह और क्लासेस के अपडेशन मिलते रहेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या पूछा है? 3T फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए काउंटर। द मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल फॉर द काउंटर विल बी। तो किसी भी काउंटर में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट जो है वो फाइंड किया जाता है। किस तरह से फाइंड किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, या टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बोले, या मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट काउंटर में। ओके, तो ये होता है आपका 2 to the power n, और यहाँ पे n जो है, n कहलाता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को n दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 3T फ्लिप फ्लॉप। कितना है? 3। n इक्वल टू क्या है? 3 फ्लिप फ्लॉप जो है वो कनेक्टेड है। तो हमें बोला गया है मैक्सिमम स्टेट पॉसिबल फॉर द काउंटर। तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा 2 to the power 1, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 3, और इक्वल टू ये हमारा निकल कर आ जाता है 8। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया? ऑप्शन सी, यानी कि 8 हो जाएगा इसका आंसर। कभी कभी ये भी ध्यान रखना, काउंटर में एक और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द काउंटर। जब लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए कि लार्जेस्ट नंबर कितना तक इसे काउंटर में स्टोर किया जा सकता है, तो वो हो जाता है 2 to the power n minus 1। ये चीज याद रखना। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा है? ए 4-bit serial in parallel out shift register is initially set to 1111. The data 1010 is applied to the input. After 3 clock cycle the output will be। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर की बात की गई है। शिफ्ट रजिस्टर में 4 तरह के शिफ्टिंग रजिस्टर पाए जाते हैं। वो क्या क्या होता है? एक होता है आपका SISO, यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट, SIPO यानी कि सीरियल इन पैरेलल आउट, और उसके बाद PISO पैरेलल इन पैरेलल आउट, और पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये हो गया आपका पैरेलल इन सीरियल आउट, और ये हो गया आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट। ओके, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर का यूज किया गया है, जिसमें 4 डाटा है। वो कौन सा डाटा है? 1 1 1 एंड 1। इसमें इनपुट क्या दिया जा रहा है? 1 0 1 0। इसके बाद क्या करना है? SIPO अप्लाई करना है, सीरियल इन पैरेलल आउट इसमें अप्लाई करना है। तो सीरियली इन होगा। सबसे पहले क्या है? इन होगा, LSB से स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले 0 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, और बाकी क्या है? एक शिफ्ट होते जाएंगे। ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्लॉक साइकिल में। ठीक है, अगेन सेकेंड क्लॉक में आते हैं। सेकेंड क्लॉक में क्या आएगा? अगेन ये 1 आएगा यहाँ पे इनपुट में, तो 1, और उसके बाद ये डाटा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 0 1 एंड ये आ गया आपका 1। अगेन थर्ड क्लॉक साइकिल की बात करें तो थर्ड में क्या होगा? अब आया हमारा इनपुट 0, तो यहाँ पे 0 और ये सारा डाटा शिफ्ट हो जाएगा 1, ये डाटा यहाँ पे 0 और ये डाटा यहाँ पे 1। तो हमसे पूछा गया थर्ड क्लॉक साइकिल, तो यहाँ देखो थर्ड क्लॉक साइकिल में क्या आ रहा है आपका? थर्ड क्लॉक साइकिल में आ रहा है 0 1 0 1, और ये जो है हमारा क्या निकल कर आ गया? आंसर, और ये हमारा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। द एसआर लेच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एसआर लेच, लेच की बात की गई है। लेचेस क्या होता है, लेचेस जो है वो बेसिक एलिमेंट है जो 1 बिट डाटा को स्टोर करता है, इसलिए लेचेस को हम 1 बिट मेमोरी एलिमेंट भी कहते हैं। और लेचेस जो है वो 4 तरह का होता है, 4 तरह का लेचेस होता है। कौन सा होता है, एक तो हो गया आपका एसआर लेच, उसके बाद जेके लेच, देन डी लेच और टी लेच, 4 तरह के लेचेस होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया एसआर लेच के बारे में, तो एसआर लेच क्या हो जाएगा, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विद। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की गई है। देखो सेमीकंडक्टर जो होता है वो आपका 2 तरह का होता है। सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, एक तो होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब फॉर्म किया जाता है, कब फॉर्म होता है, एन टाइप जो है जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ऐड किया जाता है, तब जाके एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। ठीक है। और पेंटावैलेंट सेमीकंडक्टर मींस क्या हो गया, पेंटावैलेंट मींस क्या हो गया, जो भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल पे, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाता है हमारा पेंटावैलेंट एलिमेंट। ओके। और इसके एग्जांपल की बात की जाए तो वो क्या क्या हो गया, एक तो हो जाएगा आपका फास्फोरस, ठीक है, और आपका आ जाता है आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ। ओके। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ, ये जो है कुछ एग्जांपल है पेंटावैलेंट एलिमेंट के। और पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पी टाइप का ट्राईवैलेंट एलिमेंट क्या हो गया, जिसके आउटर मोस्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट। ओके। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, इंडिनियम एंड गैलियम। ये जो होता है ये कहलाता है आपका ट्राईवैलेंट एटम। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की गई है, तो इन ऑप्शंस में एक फास्फोरस है जिससे एन टाइप फॉर्म होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। A room has a fan with 2 switches. The fan can be turned on by any switch regardless of the position of the second switch. Logic for set of switch is equal to, क्या बोला जा रहा है, 2 स्विच यूज किया जा रहा है फैन को ऑन करने के लिए। ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि 2 स्विच अगर ऑफ हो, यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, द फैन कैन बी टर्न्ड ऑन बाय एनी स्विच रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेकेंड स्विच, मतलब एक स्विच जो है वो हमेशा ऑन ही रहेगा, और अगर दोनों स्विच सेम कंडीशन में है तो फैन ऑफ रहेगा। ठीक है। कहने का मतलब अगर दोनों स्विच आपका ऑफ कंडीशन में है, दोनों स्विच अगर आपका ऑफ है तो फैन भी ऑफ होगा, और दोनों स्विच अगर ऑन है तो फैन ऑफ होगा। ठीक है। दोनों स्विच ऑन है तब भी ऑफ होगा और दोनों स्विच ऑफ है तब भी ऑफ होगा, तो एक स्विच हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर ट्रुथ टेबल हम लोग इसका डिजाइन करें तो वो क्या आ जाएगा, अगर दोनों जीरो है यानी कि दोनों ऑफ है तो आउटपुट हमारा ऑफ आएगा यानी 0 आएगा, और 0 1 की बात करें, एक स्विच ऑन करें तो आउटपुट हमारा 1 आएगा यानी कि फैन ऑन हो जाएगा। अगेन 1 0 की बात करें तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और 1 1 की बात करें यानी कि बोथ आर ऑन, देन आउटपुट जो है हमारा ऑफ रहेगा, फैन हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये ट्रुथ टेबल को अगर देखें तो ये ट्रुथ टेबल किस चीज का ट्रुथ टेबल है, ये हमारा एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किया जा रहा है, एक्सोर का लॉजिक यूज किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, ए लॉजिक फैमिली शोज द फॉलोइंग वैल्यूज। VOH का वैल्यू दे रखा हुआ है, VOL दे रखा हुआ है, VIH दिया हुआ है और VIL दिया हुआ है। हमें क्या पूछा, नॉइज मार्जिन फाइंड करना है हाई एंड लो। ओके। तो नॉइज मार्जिन क्या होता है, सबसे पहला बात तो नॉइज मार्जिन जो है
किसी भी डिजिटल सर्किट में नॉइज मार्जिन एक अमाउंट होता है जो थ्रेशोल्ड को, प्रॉपर थ्रेशोल्ड को पास करके हाई और लो को दर्शाता है, ठीक है, वो कहलाता है नॉइज मार्जिन। तो यहाँ पे नॉइज मार्जिन में अगर हम नॉइज मार्जिन हाई की बात करें, एन नॉइज मार्जिन हाई की बात करें, तो नॉइज मार्जिन हाई कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है। वो क्या होता है? आउटपुट हाई माइनस इनपुट हाई। आउटपुट वोल्टेज हाई और इनपुट वोल्टेज हाई को डिफरेंशिएट करने से, दोनों को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा आपका नॉइज मार्जिन हाई का वैल्यू। और नॉइज मार्जिन लो की बात करें, नॉइज मार्जिन लो की बात करें तो ये आपका होता है इनपुट लो माइनस आउटपुट लो। ओके, तो हमें सारा वैल्यू दे रखा हुआ है, VOH का वैल्यू दिया हुआ है 5 वोल्ट और VIH का वैल्यू दे रखा हुआ है, VIH का वैल्यू दे रखा हुआ है 3 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया 2 वोल्ट यहाँ से। और एन लो की बात करें तो यहाँ पे VIL का वैल्यू दे रखा हुआ है आपको, VIL का वैल्यू आपको 2 वोल्ट दे रखा हुआ है और VOL का वैल्यू 1 वोल्ट दे रखा हुआ। तो 2 - 1 = 1 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। और ये हमारा ऑप्शन ए से मैच हो रहा है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। What will be the fundamental frequency for the following circuit? Each inverter delay is 100 nanosecond. इस सर्किट के लिए क्या डिले दे रखा हुआ है? 100 नैनोसेकेंड का दे रखा हुआ है। हमें फाइंड करना क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है? सिंपली F = 1/T। 1/T। T यानी कि T क्या है आपका? टाइम पीरियड। T क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। और T का फॉर्मूला अगर हम देखें, T = क्या होता है? 2NTPD। यहाँ पे आपका ये N जो है, N कहलाता है नंबर ऑफ लॉजिक गेट, नंबर ऑफ लॉजिक गेट। और ये जो TPD दे रखा हुआ है ये कहलाता है प्रोपोगेशन डिले, ठीक है। TPD क्या है? प्रोपोगेशन डिले। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा हुआ है? नंबर ऑफ लॉजिक गेट कितना है यहाँ पे? 1 2 3, 3 इन्वर्टर यूज किया गया है। तो यहाँ से हम पहले पता कर लेते हैं, टाइम पीरियड पहले पता कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे आ जाएगा? 2NTPD, 2NTPD। तो 2 × N = क्या है? N हमारा 3 है। नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, 3 लॉजिक गेट दे रखा हुआ है। और TPD प्रोपोगेशन डिले कितना है? 100 नैनोसेकेंड। 100 नैनोसेकेंड। नैनोसेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁹ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3 × 2, ये हो गया 6। और यहाँ पे 100 × 10⁻⁹ को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁷ सेकेंड। ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। अब हमें क्या फाइंड करना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि F = 1/T। ये हो जाएगा हमारा 1/, टाइम पीरियड कितना है? 6 × 10⁻⁷। और ये हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻6 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 1.67 × 10⁻⁶ यानी कि मेगा हर्ट्ज। ओके, तो 1.67 क्या आ गया हमारा आंसर? ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ओके, आगे देखो। द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट 300 केल्विन। बैंड गैप पता करना है किसका? सिलिकॉन का, एट 300 केल्विन। तो बैंड गैप की बात करें, यानी कि सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह होता है। ये हो गया आपका एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर। ये आपका कहलाता है वैलेंस बैंड और ये कहलाता है आपका कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं EG। EG यानी कि एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड गैप। और एनर्जी बैंड गैप को ही हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो कंडक्शन बैंड और वायलेंस बैंड के बीच के गैप को हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो कुछ वैल्यू होते हैं, जैसे जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम का आपका EG का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि बैंड गैप का वैल्यू होता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का बैंड गैप होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और
गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो इसका बैंड गैप होता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट बैंड गैप है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सिलिकॉन का पूछा है, तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगा हमारा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन तीनों डाटा को आपको याद रखना है। आगे देखो, व्हाट वुड बी द ग्रे कोड इक्वल टू द नंबर 14। 14 का हमें क्या करना है, ग्रे कोड फाइंड करना है। ठीक है, 14 का ग्रे कोड फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 14 जो है इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, बाइनरी में। तो इसे अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा 1110। ये आ गया आपका बाइनरी वैल्यू। अब देखो बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सन। तो बाइनरी से जब ग्रे में आपको कन्वर्ट करना हो तो बाइनरी डाटा आपका क्या दे रखा हुआ है 1110। इसमें हम XOR ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। XOR ऑपरेशन का पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना देते हैं। 0 0 में आउटपुट आपका क्या आता है, 0 आता है। 0 1 में 1 आता है, 1 0 में 1 आता है, 1 1 में 0 आता है। ये है आपका XOR का ट्रूथ टेबल। अब इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्सन करना है। ये जो MSB वैल्यू होता है ये 1 का 1 ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों में क्या करना है, आपको XOR करना है 1 and 1। 1 और XOR 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 XOR 1 होता है आपका 0। उसके बाद अगेन इन दोनों में 1 XOR 1 क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में 1 XOR 0, 1 XOR 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका क्या आ गया, ग्रे वैल्यू आ गया। ये आपका ग्रे वैल्यू 14 का ग्रे वैल्यू कितना हो गया 1001, ऑप्शन डी। ठीक है, अब यही अगर क्वेश्चन में आपको पूछता कि ग्रे टू बाइनरी क्या होगा, ग्रे टू बाइनरी का कन्वर्सन अगर आपसे पूछता तो वो कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देखो 1001, ये आपका ग्रे दे रखा हुआ है, ये आपका ग्रे है। अब इसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सेम रूल, सबसे पहले ये 1 को 1 पे इसी तरह रहेगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, जो वैल्यू आया उसको इनपुट से XOR करना है। 1 और 0 का XOR क्या आ जाएगा 1, फिर 1 एंड XOR का वैल्यू 0 का वैल्यू क्या, आउटपुट क्या आ जाएगा 1। अगेन इस 1 को इससे 1 और 1 का XOR करें तो क्या आ जाएगा 0। देखो ये आ गया हमारा बाइनरी वैल्यू फिर से। तो इस तरह से ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे का कन्वर्सन होता है। आगे देखते हैं, द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर ए सेमीकंडक्टर आर। बैलेंस बैंड और सेमी कंडक्शन बैंड किस तरह से होता है इसमें। देखो सेमीकंडक्टर का बात करें, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, यहाँ पे होता है आपका कंडक्शन बैंड, यहाँ पर आपका होता है बैलेंस बैंड। ठीक है, तो इसके बीच के गैप को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड गैप। ये हमने अभी देखा। और यहाँ पे एक लाइन होती है, इसे हम कहते हैं फर्मी लेवल। इसे हम क्या कहते हैं, फर्मी लेवल कहते हैं। ठीक है, फर्मी लेवल जो कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में होता है वो है आपका फर्मी लेवल। और वही यहाँ पे पूछा है, द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर ए सेमीकंडक्टर आर नियरर टू फर्मी लेवल। ऑप्शन डी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब फर्मी लेवल से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एन टाइप के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पी टाइप के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि फर्मी लेवल का पोजीशन पूछा जाएगा आपको एन टाइप में, फर्मी लेवल कहाँ पे होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये हो गया आपका बैलेंस बैंड, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और ये हो गया आपका जो सेंटर में होता है फर्मी लेवल। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड के पास में होता है, दूर में होता है, एबव होता है या फार होता है। ठीक है, तो याद रखना एन टाइप में हमेशा फर्मी लेवल जो है वो नियर टू कंडक्शन बैंड होता है। ये आपका हो गया EFN, यानी कि फर्मी लेवल इन एन टाइप। ठीक है, और इसकी बात करें पी टाइप की, तो पी टाइप में जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ होता है, वो होता है वैलेंस बैंड के पास में फर्मी लेवल होता है पी टाइप में। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, An amplifier has voltage gain and current gain of 10 and 100 respectively. The voltage, current and power gain in decibel. डेसिबल में हमें क्या फाइंड करना है, वोल्टेज, करंट और पावर का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ तो हमें वोल्टेज दे रखा हुआ है और करंट दे रखा हुआ है
और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिबल में, और यहाँ पे पावर नहीं दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर का वैल्यू निकालते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है VI, ओके, वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पावर गेन फाइंड करना है। ठीक है, पावर गेन के लिए क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज गेन कितना दे रखा हुआ है, वोल्टेज गेन का वैल्यू है 10 और इसका क्या है 100। ये हमारा क्या आ जाएगा 1000 और 10 टू द पावर 3। ये आ गया हमारा पावर गेन का वैल्यू। अब देखो सारा वैल्यू हमें पता है, वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, पावर भी पता है। अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें है, डेसिबल में। तो डेसिबल में कन्वर्शन के लिए आप देखो वोल्टेज गेन की बात करें, वोल्टेज को अगर डेसिबल में कन्वर्ट करना हो, वोल्टेज गेन को डीबी में जब कन्वर्ट करना हो तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है 20 log और यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू 20 log वोल्टेज का जो वैल्यू दे रखा हुआ वो, तो 20 log यहाँ पे 20 हो जाएगा इनटू इसका वैल्यू क्या दे रखा हुआ है, log वोल्टेज कितना है 10। ठीक है, और log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 1 इक्वल्स टू 20 dB। तो वोल्टेज का क्या आ गया डेसिबल में 20 dB। इसी तरह करंट गेन की बात करें, करंट गेन को dB में अगर कन्वर्ट करना हो तो सेम आपका हो जाएगा 20 log और यहाँ पे करंट का वैल्यू। तो 20 log यहाँ पे करंट क्या दे रखा हुआ आपका 100 और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, और एक होता है आपका log x टू द पावर n। अगर ये दे रखा हुआ है तो ये हो जाता है आपका n log x, कुछ इस तरह ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो log 10 टू द पावर 2 दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 2 log 10। ओके, तो 20 इंटू 2 यानी कि 40 इंटू log 10 यानी कि 1, यहाँ पर हो गया हमारा क्या 40 dB। ये आ गया करंट गेन का वैल्यू। अब पावर गेन फाइंड करते हैं। पावर गेन आपको dB में फाइंड करना है तो इसके लिए होता है 10 log और पावर का वैल्यू। 10 log पावर क्या दे रखा हुआ, पावर हमने अभी कैलकुलेट किया 10 टू द पावर 3। ओके, अगेन सेम फॉर्मूला यूज होगा 10 इंटू 3 log 10। तो ये हमारा आ गया 30 इंटू 1 और 30 dB। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज गेन आ गया 20 dB और करंट गेन आ गया 40 dB, पावर आ गया 30 dB। जो हमारा ऑप्शन जो है बी से मैच हो रहा है, इसलिए बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा हुआ है, सर्किट यूज टू शिफ्ट द डीसी लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल का डीसी लेवल को शिफ्ट कौन करता है, ये करता है क्लैंपर सर्किट। क्लैंपर सर्किट का काम क्या है, क्लैंपर सर्किट जो है वो कंसिस्ट होता है डायोड, कैपेसिटर और रजिस्टर से। ठीक है, क्लैंपर सर्किट का अगर सर्किट डायग्राम देखें तो इसका सर्किट डायग्राम आपका कुछ इस तरह से होता है। दो तरह का क्लैंपर यूज करते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये कंसिस्ट होता है डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर से। ये हो गया आपका क्लैंपर का सर्किट डायग्राम। ये क्या करता है, डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। और क्लिपर की बात करें, क्लिपर सर्किट, एक क्लिपर सर्किट भी होता है। क्लिपर सर्किट जो होता है ये हो गया आपका क्लैंपर और क्लिपर सर्किट कंसिस्ट होता है डायोड और रजिस्टर। डायोड और रजिस्टर से ये बनता है क्लिपर सर्किट। क्लिपर का क्या काम है, इनपुट सिग्नल को क्लिप करना। इनपुट सिग्नल को क्या करता है, वो क्लिप कर देता है। आइदर पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा या फिर नेगेटिव हाफ को क्लिप करेगा, या दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ पार्ट को क्लिप कर देता है। ठीक है, इसमें और क्या है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर का काम क्या है, रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एम्पलीफायर का क्या काम है, एम्पलीफायर जो है वो इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई कर देता है। आगे बढ़ते हैं। बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ 345 का हमें क्या करना है, बीसीडी फाइंड करना है। ठीक है, बीसीडी मतलब क्या हो गया, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, और इसमें पूछा जाए बीसीडी कितना बिट का होता है तो ये हमारा 4 बिट का होता है। और इसकी रेंज की बात की जाए तो ये 0 to 9 तक होती है। 4 डिजिट का होता है 0 to 9। जैसे यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 0 1, उसके बाद 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। तो 0 से लेके 9 तक इसका कोड होता है। ओके, और BCD में कन्वर्सन के लिए इसका बहुत ही सिंपल से रूल है। वो क्या है, 3 4 5 जो दे रखा हुआ है, इसका सिंपली आपको क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में इसको 4 डिजिट में कन्वर्सन कर देना है। जैसे 3 का क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 0 1 2 3, ये 3 का वैल्यू है, ये 4 का वैल्यू है, ये 5 का वैल्यू है। तो 3 का वैल्यू क्या आ गया, 0 0 1 1, 4 क्या हो गया 0 1 0 0, और 5 क्या हो गया 0 1 0 1। ओके, 0 1 0 1, यही जो है BCD वैल्यू हो जाएगा इसका, और यही हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे देखो, आगे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट सिग्नल। ठीक है, टेस्ट सिग्नल की बात करें तो किसी भी इनपुट सिग्नल को टेस्ट करने के लिए हम इम्पल्स सिग्नल का यूज करते हैं, रैम्प सिग्नल का यूज करते हैं और स्टेप सिग्नल का यूज करते हैं। स्पीच सिग्नल का यूज हम नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पीच सिग्नल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या बोला, व्हाट डज पॉइंट ए इन द बिलो सर्किट प्रेजेंट। ये जो पॉइंट ए दे रखा हुआ है वो क्या है, तो किसी भी सर्किट में दो या उससे ज़्यादा सर्किट एलिमेंट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्ट हो तो उसे हम कहते हैं नोड और जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या दिखा रहा है, नोड को दिखा रहा है, जंक्शन और नोड को दिखा रहा है। आगे देखो, आगे क्या बोला, द इवेर स्मॉल मॉडल इज एप्लीकेबल। इवेर स्मॉल मॉडल हम लोग क्या कहाँ यूज करते हैं, इवेर स्मॉल मॉडल हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। ठीक है, इवेर स्मॉल मॉडल कहाँ यूज करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं, जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों में यूज किया जाता है, और सैचुरेशन एंड कटअप मोड में भी हम लोग यूज करते हैं रिवर्स मोड मॉडल का। आगे देखो, आगे क्या बोला, बूट स्ट्रैप लोडर कोड इज। बूट स्ट्रैप लोडर कोड क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर कोड जो है वो एक प्रोग्रामेबल रिसाइड ऑन द EPROM और रोम में होता है। जो अदर नॉन वोलेटाइल मेमोरी का जो मशीन होता है उसका फर्स्ट कोड होता है। क्या होता है, ये फर्स्ट कोड होता है जहाँ पे मशीन इनिशियलाइज होता है, यानी कि बूट स्ट्रैप लोडर जो है वो फर्स्ट कोड है व्हेन मशीन इनिशियलाइज। ये कहाँ पे होता है, ये हमेशा बायोस में फर्स्ट ऑपरेट होता है। बायोस कहने का मतलब क्या हो गया, BIOS। बायोस का फुल फॉर्म आपका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये एब्रीविएशन भी आपको याद रखना है। आगे देखो, रिस्क स्टैंड फॉर रिस्क, RISC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसी तरह आपको CISC का भी पूछ सकता है, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। दो तरह के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं कंप्यूटर में, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, आगे देखो, आगे क्या बोला, इन अ पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फीडबैक सिग्नल इज डैश विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। ठीक है, फीडबैक सिग्नल की बात की जाए तो फीडबैक सिग्नल क्या होता है, फीडबैक सिग्नल जो होता है वो आउटपुट सिग्नल को क्या करता है, आउटपुट सिग्नल को इनपुट में अगेन फीड करता है और उससे एक एरर सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो सिस्टम को ड्राइव करता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है आपका नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक को जो है हम कहते हैं रीजनरेटिव सिग्नल कहते हैं, और नेगेटिव फीडबैक को हम कहते हैं डीजेनरेटिव कहते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक में जो फीडबैक सिग्नल होता है वो इन फेज होता है। पॉजिटिव फीडबैक में इन फेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल, और नेगेटिव फीडबैक में जो ये होता है वो आउट ऑफ फेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है कि इनपुट सिग्नल के रिस्पेक्ट में क्या होगा पॉजिटिव फीडबैक, तो वो हो जाएगा हमारा इन फेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन फेज। अगर नेगेटिव फीडबैक बोलता है तो हमारा हो जाता आउट ऑफ फेज। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव टू एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज। किसका रेशियो पूछ रहा है,
एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव के बारे में पूछा। ये हमारा कहलाता है AM/AC। क्या है? AM/AC। और ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है म्यू यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स। म्यू यानी कि क्या? मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव टू एम्पलीट्यूड कैरियर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ऑप्शन डी। अब देखो, अब इसमें और कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो वेरी करता है 0 to 1 में वेरी करता है। अगर ये म्यू का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 रहे, अगर म्यू का वैल्यू लेस देन 1 रहे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है, एम वेव जो होता है, एम वेव वो क्या होता है? वो कहलाता है अंडर मॉड्यूलेशन। वो क्या कहलाता है? अंडर मॉड्यूलेशन कहलाता है। ओके, अब म्यू का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहे, म्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहे तो एम वेव क्या कहलाता है? ओवर मॉड्यूलेशन कहलाता है। और म्यू का वैल्यू इक्वल टू 1 रहे तो एम वेव हमारा परफेक्ट मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे क्या बोला? द डिवाइस दे ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो कोई डिवाइस जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर। सिंपल सा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ से ट्रांसड्यूसर। आगे देखो, ह्यूमन वॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन वॉइस क्या है? ह्यूमन वॉइस क्या है? कंटिन्यूअस सिग्नल होता है जो कहलाता है एनालॉग सिग्नल। हमारा जो आवाज है वो क्या है? एक एनालॉग सिग्नल होता है। What does DM स्टैंड फॉर? DM क्या है? DM हम कहते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन को, DM कहते हैं, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि इसको सैंपल के लिए केवल 1 बिट की आवश्यकता होती है। 1 बिट में ये सैंपल के लिए 1 बिट यूज करता है, ठीक है, डेल्टा मॉड्यूलेशन। द वाईफाई ऑपरेट्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। वाईफाई जो हम यूज करते हैं वो कौन सा फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट्स होता है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होता है। वाईफाई हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज होता है। वाईफाई की फुल फॉर्म की बात करें तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कहलाता है वायरलेस फिडिलिटी। और इसका जो इंट्रोड्यूस हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1998 में वायरलेस फिडिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे क्या पूछ रहा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज डैश एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो कैरियर सिग्नल होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है 2 FM, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के FC यानी कि कैरियर सिग्नल, FM यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये हायर है। कैरियर सिग्नल क्या है? हाई होता है। कैरियर सिग्नल हमेशा हाई होता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला? इफ ए सिग्नल कैन टेक अ वैल्यू ऑफ ओनली 0 and 1। तो 0 और 1 केवल हाई या केवल लो वैल्यू, यानी कि या तो वो 0 है या तो वो 1 है, 0 है या तो वो 1 है। तो ये कौन सा सिग्नल होता है? ये हमारा कहलाता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल केवल 0 और 1 के फॉर्म में होता है। आगे देखो, आगे क्या बोला? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ a frequency of the signal is 1 megahertz, the minimum height of the transmitting antenna should be। एंटीना का हाइट पता करना है और फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ है, ठीक है। तो एंटीना का हाइट कैसे पता करते हैं? एंटीना हाइट इक्वल टू क्या होता है? λ/4। लैम्डा क्या है हमारा? लैम्डा है वेवलेंथ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू होता है c/f। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? c/f। यहाँ पे c क्या है? c है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, और f हो गया फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि c का कांस्टेंट वैल्यू है, उसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 1 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर दो तो ये हमारा आ जाएगा 300 मीटर। ये हमारा कितना आ गया 300 मीटर। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंटीना हाइट। तो एंटीना हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4, यहाँ पे लैम्डा कितना है 300 मीटर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये आ गया आपका 75 मीटर। हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, इफ द एलईडी इज नॉट ग्लोइंग इन द फॉलोइंग सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अगर ये एलईडी यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है तो आर का वैल्यू क्या है, ये रजिस्टर का वैल्यू क्या है। तो ये सर्किट डायग्राम देखकर, ये सर्किट डायग्राम देख के आपको याद आ रहा होगा कि ये सर्किट जो है ये कहलाता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये सर्किट। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कब किया जाता है, सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। अब मान लो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अननोन रजिस्टर फाइंड करने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कुछ इस तरह, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दे रखा हुआ है 5 ओम डिवाइडेड बाई 5 ओम, सी क्या है हमें पता करना है और ये क्या है 7। तो ये कटा, यहाँ से हो गया 1, तो आर का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 ओम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, आगे क्या बोला, द मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग वेव इज कॉल्ड। तो देखो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन इज द टेक्निक इन विच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैरियर सिग्नल इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह का मॉड्यूलेशन होता है। एक तो है आपका एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड पीएम फेज मॉड्यूलेशन। तो जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर का फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो, कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू किसके, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर अगर चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग वेव। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग वेव अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो वो हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और एम्पलीट्यूड अगर चेंज हो, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, अगर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है कैरियर सिग्नल का विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तब ये हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन की बात करें तो फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर का फेज चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, 3 तरह का होता है, समझ गए। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, क्या हो रहा है, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज चेंज होता है तो फेज मॉड्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं। द 555 टाइमर आईसी कैन हैव ऑपरेटिंग मोड्स एज। तो IC 55 की बात करें तो IC 55 जो है उसका यूज़ किया जाता है एग्जैक्ट टाइम डिले पता करने के लिए। ये 3 मोड में यूज़ किया जाता है, एक होता है स्टेबल मोड, मोनो स्टेबल मोड और बाई स्टेबल मोड। इसे मल्टी वाइब्रेटर के तरह भी यूज़ करते हैं, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ऑप्शन डी। अब देखो और एक पॉइंट है, ए स्टेबल में क्या होता है, मेन पॉइंट, ए स्टेबल में नो स्टेबल होता है, कोई भी स्टेबल कंडीशन इसमें नहीं होता है ए स्टेबल में। उसी तरह मोनो स्टेबल की बात करें तो मोनो स्टेबल में जो है वो मोनो स्टेबल में सिंगल स्टेबल होता है, एक स्टेबल कंडीशन होता है। और बाई स्टेबल में क्या होता है, बाई स्टेबल में बोथ यानी कि 2 स्टेबल कंडीशन होते हैं। ये पॉइंट को याद रखना, स्टेबल, मोनो स्टेबल एंड बाई स्टेबल। 31 का क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ सिग्नल ऑन द कैरियर वेव इज कॉल्ड। तो जब भी कैरियर वेव में सिग्नल का सुपर इम्पोजिंग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा मॉड्यूलेशन। जो इनपुट सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल होता है, उसे क्या किया जाता है, कैरियर सिग्नल। ये हो गया आपका कैरियर सिग्नल में क्या किया जाता है, सुपर इम्पोजिंग किया जाता है। और सुपर इम्पोजिंग करने के बाद जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंजेस विद द इनपुट सिग्नल और मैसेज सिग्नल। तो अगर जो कैरेक्टरिस्टिक अगर फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, अगर कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा हो अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसी तरह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल चेंज होगा, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल। और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है, फेज चेंज होता है कैरियर सिग्नल का अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। तो ये 3 पॉइंट पे आपको क्या करना है, याद रखना है। आगे देखो क्या बोला, द रेगुलेटर IC 7905 प्रोवाइड्स रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू। तो देखो 2 तरह के रेगुलेटर IC यूज किया जाता है, वो क्या क्या होता है, एक होता है आपका 78 सीरीज से और एक होता है आपका 79 सीरीज से। ठीक है, इसमें 3 पिन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और ग्राउंड, ठीक है। तो जब भी आपका जो रेगुलेटर है IC रेगुलेटर अगर आपका 78 सीरीज से है तो उसका आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज वो प्रोवाइड करता है। और 79 रेगुलेटर अगर हम यूज़ करें तो ये नेगेटिव आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब देखो अगर 7805 दे रखा हुआ IC नंबर 7805 है तो ये लास्ट जो डिजिट है वो दर्शाता क्या है, आउटपुट वोल्टेज, वो भी पॉजिटिव 5 वोल्ट अगर 78 सीरीज है। तो 7812 है, 7812 तो ये हमारा क्या करेगा, प्लस 12 वोल्ट आउटपुट शो करेगा। अगर 7809 है तो ये क्या देगा, प्लस 9 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। उसी तरह 79 की बात करें तो 7905 है तो ये क्या, IC नंबर 7905 वो क्या करेगा, माइनस 5 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। 7912 दे रखा हुआ है तो माइनस 12 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा। 7909 दे रखा हुआ है तो माइनस 9 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 7905 तो ये नेगेटिव 5 वोल्ट आउट फॉर ए जीरो मीन वेव इफ द RMS वैल्यू इज 100 वोल्ट व्हाट इज द पीक टू पीक एम्पलीट्यूड वैल्यू। ठीक है, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो RMS वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, RMS इक्वल टू होता है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। ओके, यहाँ पे RMS कितना दे रखा हुआ है, 100 वोल्ट दे रखा हुआ है और मैक्सिमम वोल्टेज हमें पता नहीं है और यहाँ पे हो जाएगा ये √2। ओके, तो ये यहाँ से हमें VM का वैल्यू पता चल जाएगा 100√2 यानी कि 100 इंटू √2 का वैल्यू आपका 1.41 या फिर 40 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 140 वोल्ट। VM का वैल्यू क्या आ गया, हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आ गया 140 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो पूछा गया है पिक टू पिक एम्पलीट्यूड, यानी कि पिक टू पिक कहने का मतलब क्या हो गया, इस पिक से लेके इस पिक तक ये VM मैक्सिमम वोल्टेज और यहाँ का भी मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि पिक टू पिक वोल्टेज 2 VM हो जाएगा। 2 VM यानी 2 इंटू 140 और 280 वोल्ट जो है हमारा क्या निकल कर आ गया, आंसर ऑप्शन बी यहाँ से हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा, द इम्पिडेंस ऑफ ए टेलीविजन कोएक्सियल केबल। टीवी में जो कोएक्सियल केबल रहता है उसका इम्पिडेंस क्या होता है, उसका इम्पिडेंस कितना होता है, वो होता है 75 ओम का। 75 ओम का टेलीविजन में कोएक्सियल केबल यूज किया जाता है। अगर बात की जाए इथरनेट में आपने देखा होगा केबल, इथरनेट का जो केबल होता है उसका इम्पिडेंस क्या होता है, वो होता है 50 ओम का, 50 ओम का होता है। और ये जो टेलीविजन का कोएक्सियल केबल है इसे हम कहते हैं RG59 केबल। RG59 केबल लगाया जाता है टेलीविजन में। आगे देखो, an unwanted signal that enters the transmitted signal which cannot be controlled is called। तो ट्रांसमिटेड सिग्नल में जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं उसे हम कहते हैं नॉइज सिग्नल। जो डिस्टोर्शन आता है वो आता है किसके कारण, नॉइज सिग्नल के कारण आता है। For BJT to act as an amplifier which operating region to be prefer। तो BJT का 4 तरह का रीजन होता है। BJT में 4 तरह का रीजन होता है। BJT को जब बाइसिंग करते हैं एमिटर, बायस और कलेक्टर बेस के साथ, एमिटर बेस और कलेक्टर बेस के साथ जब बाइसिंग करते हैं तो 4 तरह का
रीजन फॉर्म होता है किसका, बीजेटी का। वो क्या क्या देखो, जब ये रिवर्स बायस में हो, ये भी रिवर्स बायस में हो, तब जो रीजन कहलाता है वो कहलाता है हमारा कटअप रीजन या कटअप मोड। ओके, उसके बाद जब ये फॉरवर्ड बायस हो और ये रिवर्स बायस हो तो ये हमारा कहलाता है एक्टिव रीजन और लीनियर रीजन। ठीक है, एक्टिव को ही क्या कहते हैं, लीनियर रीजन कहते हैं। जब ये रिवर्स बायस हो, ये फॉरवर्ड बायस हो, तो ये कहलाता है हमारा रिवर्स एक्टिव। क्या कहलाता है, रिवर्स एक्टिव रीजन। और जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस में हो तब ये कहलाता है सैचुरेशन रीजन। तो क्या हुआ, 4 तरह का रीजन हो गया, क्या क्या, कटअप रीजन, एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। ठीक है, अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो जब ट्रांजिस्टर जो है वो क्या है, कटअप मोड में है, तो ये ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है, ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है, और सैचुरेशन में ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है, और जब एक्टिव रीजन में है तब ये काम करता है एम्पलीफायर का वर्क करता है, जब ये एक्टिव या लीनियर रीजन में। रिवर्स एक्टिव का जनरली ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है एम्पलीफायर में कब वर्क करेगा, जब ये एक्टिव और लीनियर रीजन में होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोला, हार्टली ऑसिलेटर। हार्टली ऑसिलेटर क्या होता है, हार्टली ऑसिलेटर जो होता है एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, हार्टली ऑसिलेटर। ठीक है, हार्टली ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। और ये क्या होता है, इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो इसमें सीरीज इंडक्टर का ये होता है, सीरीज, इसमें 2 इंडक्टर होते हैं, इंडक्टर का कॉम्बिनेशन से बनता है, ये कहलाता है हार्टली ऑसिलेटर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टैप कॉइल। और एक डायग्राम कुछ इस तरह होता है, ये हुआ, इसमें सीरीज में क्या लगे हुए रहेंगे, इंडक्टर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हमारा स्प्लिट कॉइल, L1 एंड L2। ये हो गया C, कैपेसिटर। तो ये हो गया हार्टली ऑसिलेटर का ये सर्किट डायग्राम है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो अप टू 30 मेगाहर्ट्ज यूज किया जाता है, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हार्टली ऑसिलेटर जो है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहलाता है। अगला सवाल क्या दे रखा हुआ, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। देखो, नेगेटिव फीडबैक की बात करें, नेगेटिव फीडबैक में एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है। तो नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक में जो है ये क्या करता है, गेन को रिड्यूस करता है। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, गेन रिड्यूस करता है, और क्या करता है, स्टेबिलिटी को क्या करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और क्या करता है, बैंडविड्थ को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, बैंडविड्थ इंक्रीज करता है, और डिस्टोर्शन जो नॉइज होता है उसे रिड्यूस करता है, रिड्यूस डिस्टोर्शन। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो इंक्रीज स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, तो नेगेटिव फीडबैक में स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ AM रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का क्या पूछा है आपको, रेंज पूछा है। तो ये जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, ये होता है FM का रेंज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का रेंज क्या होता है, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। और एम्पलीट्यूड की बात करें AM वेव की, तो AM वेव का रेंज होता है 535 किलोहर्ट्ज टू 1605 किलोहर्ट्ज। 20 टू 20 किलोहर्ट्ज क्या होता है, ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, जो हम सुन सकते हैं, इस रेंज के अंदर के सिग्नल को ही हम सुन पाते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। आगे बढ़ो, आगे क्या बोला, एंड्रॉइड इज एन, एंड्रॉइड क्या है, सिंपल सा सवाल पूछा जाता है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड। एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड होता है। लिनक्स बेस्ड एंड्रॉइड कैसे डेवलप किया गया है, लिनक्स बेस्ड होता है। ठीक है, और करेंट करेंट एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो अभी एंड्रॉइड 11 जो है, अभी रिसेंटली लेटेस्ट में 2021 ये अभी एंड्रॉइड 11 चल रहा है। ओके, आगे देखो, आगे क्या पूछा, ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है वन इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, विदाउट चेंजिंग
फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज नहीं होता है। और स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें ट्रांसफार्मर की, तो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, ओके, इन इंडिया। आगे देखो, आगे क्या पूछा, ए रजिस्टर हैज द फॉलोइंग 4 कलर कोड, कलर कोड दे रखा हुआ आपको येलो, येलो, ब्राउन एंड गोल्ड। इसका आपको क्या करना है, वैल्यू पता करना है। तो किसी भी रजिस्टर में 4 बैंड पाए जाते हैं जो आपको कलर दिखाता है, वो क्या है, एक तो ये पहला वैल्यू आपको पहला फर्स्ट बैंड जो है वो वैल्यू बताता है, सेकेंड बैंड भी आपको वैल्यू बताता है, तीसरा बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर वैल्यू होता है, मल्टीप्लायर वैल्यू होता है, और फोर्थ बैंड जो होता है वो रेजिस्टेंस का टॉलरेंस वैल्यू को दिखाता है। क्या करता है, टॉलरेंस वैल्यू को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कलर कोड कुछ इस तरह होता है, बी यानी कि ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। इसका वैल्यू क्या हो गया 0, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। क्या, ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। इसे याद करने का एक तरीका है, एक सेंटेंस बोला जाता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइन। ओके, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइन। तो इस तरह से आप इस कलर कोड को याद रख सकते हैं। अब देखो टॉलरेंस की बात की गई है, तो 2 तरह का टॉलरेंस होता है, एक होता है गोल्ड का, एक होता है सिल्वर का। तो गोल्ड का वैल्यू क्या होता है, ±50%, ±5%, और गोल्ड सिल्वर होता है ±10%, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है, यहाँ पे येलो है, येलो का कलर कोड क्या हो गया 4, अगेन येलो है यानी कि 4। उसके बाद क्या है, उसके बाद ब्राउन दिया हुआ, ब्राउन क्या होता है 1, ब्राउन का वैल्यू 1 है, ये मल्टीप्लायर है यानी कि 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 1, ओके। और प्लस माइनस गोल्ड दे रखा हुआ है, तो गोल्ड का वैल्यू क्या हो गया ±5%। तो यहाँ से हमारा आ गया 440 ओम ±5%, ये वैल्यू आ जाएगा रजिस्टर का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला, द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ पीसीबी। पीसीबी जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसको क्लीन किया जाता है एट द लास्ट प्रोसेस। जब क्लीन करते हैं तो क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द बैटरी विथ 1400 mAh कैन सप्लाई 2.8 एम्पियर करेंट। 4, तो इसमें क्या करना है, आपको टाइम ड्यूरेशन पता करना है, कैपेसिटी दे रखा हुआ है बैटरी का और करंट डिलीवरी रेट दे रखा हुआ है। तो किसी भी बैटरी का जो कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी, वो कैसे फाइंड करते हैं, कैपेसिटी ऑफ बैटरी इक्वल टू जो होता है वो होता है करेंट डिलीवर, जो किया जाता है करेंट डिलीवर और मल्टीप्लिकेशन विथ टाइम। इससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी बैटरी का कैपेसिटी पता चलता है। तो कैपेसिटी हमें कितना दे रखा हुआ, कैपेसिटी हमें दे रखा हुआ है 1400 mAh और करंट डिलीवरी रेट दे रखा हुआ 2.8 एम्पियर। हमें पता क्या करना है, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1400 mAh यानी कि 10 टू द पावर -3 आवर डिवाइडेड बाय 2.8 एम्पियर, और इसे कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 आवर, ठीक है। ऑप्शन में मिनट में दे रखा हुआ तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.5 इंटू मिनट के लिए क्या हो जाएगा, इंटू 60 मिनट, यानी कि ये आ गया हमारा 30 मिनट, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। आगे देखो, आगे क्या बोला, इन पीसीबी द कॉन्फॉर्मल कोटिंग इज डन। कॉन्फॉर्मल कोटिंग क्यों लगाया जाता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है मॉइस्चर और केमिकल पोल्यूटेंट से। मॉइस्चर और केमिकल पोल्यूटेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फॉर्मल कोटिंग का यूज करते हैं पीसीबी में, ठीक है। ये डस्ट और कोरोजन को भी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। सॉल्ट स्प्रे पार्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस कॉन्फॉर्मल कोटिंग का यूज करते हैं।
प्रोग्राम काउंटर फॉर एनी काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर जो है वो बताता है, ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। जो एड्रेस आगे, जो इंस्ट्रक्शन आगे एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस को होल्ड करता है। कौन? प्रोग्राम काउंटर। ये कितना बिट का होता है? ये होता है 16 बिट का। ये 16 बिट रजिस्टर है। कौन? प्रोग्राम काउंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज फास्टेस्ट टू एक्सेस? देखो इन ऑप्शंस में से कौन सा फास्टेस्ट मेमोरी है? तो कैसे मेमोरी क्या होता है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है ये प्रोसेसर के पास में होता है कंप्यूटर। ठीक है, मदरबोर्ड में अगर आप देखो तो प्रोसेसर के पास में आपको कैसे मेमोरी मिलेगा? बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर, ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एक होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी में डाटा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, डाटा परमानेंट नहीं होता, डाटा परमानेंट, डाटा नॉट परमानेंट, डाटा नॉट परमानेंट। ठीक है, ये पावर ऑफ होने के बाद इसका जो डाटा होता है वो वैनिश हो जाता है। बट नॉन वोलेटाइल में क्या होता है? डाटा जो है ऑलवेज परमानेंट होता है, ये इसमें सेव होता है। जब आपका पावर ऑफ भी हो फिर भी आपका डाटा जो है वो सेव रहेगा। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी में आपका रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है दो तरह का होता है, एक होता है आपका एस रैम, स्टैटिक रैम, और डी रैम, डायनेमिक रैम। रोम की बात करें तो रोम आपका पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई रोम। डबल ई कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो दिख रहा है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बाकी ये रैम जो है वो वोलेटाइल है, डी रैम वोलेटाइल है, एस रैम वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ ए सेंसर कैन बी डिपेक्टेड बाय। तो सेंसिटिविटी, सेंसर का जो सेंसिटिविटी होता है वो हम लोग फाइंड करते हैं किससे? बोडे प्लॉट से। ऑप्शन सी, बोडे प्लॉट। द डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, जो डिवाइस है वो एनर्जी का एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सर्किट? ठीक है, ये जो सर्किट है ये कौन सा लॉजिक गेट को दिखा रहा है? इसमें क्या है? 3 डायोड लगे हुए हैं। तो जब भी डायोड जो है, डायोड अगर आपका फॉरवर्ड वायस में कनेक्ट है, डायोड क्या है? आपका फॉरवर्ड वायस में कनेक्ट है, यानी कि इनपुट जो है 1 आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा? ये 1 है, ये हाई है, ये लो है, फॉरवर्ड वायस में है, तो इस केस में ये क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। डायोड किस तरह एक्ट करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? जो आपका इनपुट में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे 1 है तो आउटपुट पे आपका क्या आएगा? 1 आएगा। और ये अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट है, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, तो इस केस में क्या होता है? ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, और इसका आउटपुट क्या होता है? लो होता है। तो यहाँ पे देखें 3 अगर लगा हुआ है आपका VA, VB और VC। ठीक है, तो अगर 0 0 0 तीनों जो है रिवर्स बायस, यानी कि 0 0 0 है, तो आउटपुट आपका क्या आएगा? शॉर्ट सर्किट हो गया तीनों के तीनों, तो आउटपुट आपका 0 आ गया। 0 0 1 की बात करें तो ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट है तो डाटा इसमें क्या आ जाएगा? आउटपुट आपका हाई हो जाएगा। अगर 0 1 0 है तो यहाँ पर भी एक जो है वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। 0 1 1 की बात करें तो यहाँ पर भी हाई हो जाएगा, यानी कि एक भी डाटा अगर हाई है तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है? हाई आ रहा है। ठीक है, आउटपुट आपका हाई आ रहा है अगर एक भी इनपुट हाई है तो। और ये जो ट्रुथ टेबल है वो क्या दिखा रहा है? ये ट्रुथ टेबल जो है वो OR गेट, OR गेट का ट्रुथ टेबल है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा है, 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स? तो 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स। ओके, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, और 1 किलोबाइट इक्वल टू होता है 1024 बाइट्स। ठीक है, ये भी याद रखना है।
और 4 निब्बल जो कहलाता है हमारा 4 निब्बल वो 1 बिट की तरह होता है। 4 निब्बल को क्या कहते हैं 1 बिट। ये जो डाटा जो होता है 1111 या फिर 1010 4 बिट का जो फॉर्म होता है बाइनरी का उसे हम 1 निब्बल कहते हैं, 1 निब्बल कहते हैं। ठीक है, इससे हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। If a program with 5 instruction is executed in 7 clock cycle, then CPI is। CPI फाइंड करने को बोला। CPI क्या होता है? CPI होता है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। CPI क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पर नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कहलाता है हमारा CPI। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल कितना दे रखा हुआ है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइकिल है आपका 7 और इंस्ट्रक्शन कितना का 5 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/5 यानी कि 1.4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। According to the maximum power transfer, the maximum efficiency that can be achieved during the power transfer from a power source to an external load can be। तो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होता है? मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होता है जब हमारा लोड रेजिस्टेंस जो है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो, RL इक्वल टू RTH हो, तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है कितना 50%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लॉजिक फैमिली? कौन सा लॉजिक फैमिली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है? तो TTL लॉजिक फैमिली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर लॉजिक, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है स्पीड और लेस पावर कंजप्शन का। ये लेस पावर कंजप्ट करता है और फास्टेस्ट वर्क करता है, इसलिए ट्रांजिस्टर लॉजिक का यूज किया जाता है। द स्मॉलेस्ट चेंज दैट अ सेंसर कैन डिटेक्ट, तो स्मॉलेस्ट चेंज जो सेंसर डिटेक्ट करता है उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। पाइपलाइन इंक्रीजेज द प्रोसेसर। पाइपलाइनिंग क्या होता है? पाइपलाइनिंग क्या होता है? जब प्रोसेसर में हम लोग पैरेलली डाटा एग्जीक्यूट करता है तो उस प्रोसेस को पाइपलाइनिंग कहते हैं। तो पाइपलाइनिंग यूज करने से प्रोसेसर में क्या होता है? प्रोसेसर का थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है पाइपलाइनिंग के कारण। टेक्टाइल सेंसर क्या है? टेक्टाइल सेंसर एक टच सेंसिटिव सेंसर कहलाता है। टेक्टाइल एक टच सेंसिटिव सेंसर है जो मेजर करता है इंफॉर्मेशन जो फिजिकल इंटरेक्शन से अराइज होता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसके लिए हम लोग टच सेंसिटिविटी यानी कि टेक्टाइल सेंसर को यूज करते हैं। आगे देखो, आगे क्या बोला? इफ अ सिस्टम गिव्स अनबाउंडेड आउटपुट फॉर ए बाउंडेड इनपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है वो क्या है? अनबाउंडेड। आउटपुट अनबाउंडेड है और इनपुट क्या है? इनपुट जो है बाउंडेड है। ठीक है, आउटपुट हमारा अनबाउंडेड है, इनपुट जो है बाउंडेड है। तो सिस्टम क्या कहलाता है? दो तरह का सिस्टम होता है, एक स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। तो जब भी हमारा इनपुट जो है वो बाउंडेड हो और आउटपुट हमारा अनबाउंडेड आ रहा है तो ये सिस्टम अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और स्टेबल की बात करें तो स्टेबल में जो है, स्टेबल क्या होता है? जिसमें जो बाउंडेड होता है आउटपुट इनपुट के। आउटपुट सिग्नल क्या होगा हमारा? आउटपुट क्या मिलेगा? बाउंडेड मिलेगा। आउटपुट अनबाउंडेड मिल रहा है तो वो अनस्टेबल, और आउटपुट बाउंडेड मिल रहा है तो वो हमारा स्टेबल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड आउटपुट है तो अनस्टेबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।